चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो आज हम बात करेंगे सुरक्षा की, विश्व की और विश्व के खतरों की बात करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको हम पढ़ा चुके हैं, जाइए जाकर देख लीजिए, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको, जाइए और जाकर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। अच्छा, जो लोग चाह रहे हैं पूछना कि भाई सुरक्षा से क्या मतलब है, सुरक्षा क्या होती है, जिन लोग बिल्कुल नए हैं मैं उनके लिए आपको बता दूं कि भाई सुरक्षा होती क्या है। आइए जरा बात करते हैं। कह रहे सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी, पर हर प्रकार के खतरों से सुरक्षित रहना संभव नहीं है, क्योंकि इंसान हर समय किसी न किसी खतरे के दायरे में होता है। उदाहरण के लिए गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने का खतरा, सब्जी काटते समय हाथ कटने का खतरा और खेलते समय चोट लगने का खतरा। अगर इन सब खतरों से बचाव की कोशिश की जाए तो कोई भी इंसान सामान्य तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकता। बिल्कुल भाई, ये क्या है, अगर इन खतरों में हम बचने की कोशिश करें मतलब क्या है, हम घर पे पड़े रहें और हम घर पे ही रहेंगे पूरे दिन कमरे में बंद, तो क्या होगा, हम सामान्य रूप से अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी वजह से ना जो खतरों की डेफिनेशन है वो जो बदल दी गई। क्या डेफिनेशन है जरा देखते हैं। कह रहा इसी वजह से सिर्फ उन्हीं खतरों को एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा मान जाता है जिनमें उस व्यक्ति के केंद्रीय मूल्य, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचे। दूसरे शब्दों में कहें तो उस व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो। क्लियर है, जहां उसके जीवन या उसकी फ्रीडम पर खतरा हो। क्लियर। बात करेंगे सुरक्षा की धारणाओं की, तो मेनली दो धारणाएं हैं इसकी। ठीक है, पहला है पारंपरिक और दूसरा है अपारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक के अंदर ही दो आते हैं, बाहरी और आंतरिक। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं इसकी। पहला है क्या है भाई, पारंपरिक। ठीक है, ये दोनों, दूसरा है बाहरी, आंतरिक और अपारंपरिक। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर उन खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश के लिए खतरनाक होते हैं, यानी वह खतरे हैं, ठीक है, जिनसे कोई देश या उसमें रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचे। और पारंपरिक सुरक्षा के मुख्य रूप से क्या है भाई, दो भाग हैं। कौन से दो भाग है भाई, एक है बाहरी सुरक्षा, जरा बात करेंगे। कह रहा है ऐसे सभी खतरे जो एक देश को उसकी सीमा के बाहर से होते हों, जैसे आतंकवाद, उन्हें बाहरी सुरक्षा के दायरे में रखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा आसपास के देशों से होता है जो युद्ध करके उस देश की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी देश की सीमा से बाहर के जो खतरे हैं उसे क्या कहेंगे, बाहरी खतरा कहेंगे, और उससे सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो यह है कि दो देश आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, अभी जैसे रशिया यूक्रेन की बात कर लें, और आपको पता है पाकिस्तान बार बार कभी ना कभी हम पे हमला करता रहता है। चाइना भी क्या है, कभी ना कभी बार बार हमारे बॉर्डर्स में घुसने की कोशिश करता है। तो ये सब क्या है, ये सब बाहरी खतरे हैं। क्लियर है। चलिए अगला है आंतरिक सुरक्षा। ये क्या होता है, कह रहा है आंतरिक सुरक्षा के अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया गया जाता है जो एक देश को उसकी सीमा के अंदर से होते हैं, यानी कि उसी के यहाँ रहने वाले लोगों से इसके अंदर, जैसे जातिवाद की वजह से होने वाले दंगे या गृह युद्ध या इसी तरह के अन्य खतरों को शामिल किया गया है। मतलब आंतरिक सुरक्षा का मतलब है हमारे देश के अंदर जितनी भी तरह के खतरे हैं उनकी बात करता है। यहाँ पे बताया आपको, जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देखते हो ना, और क्या है, विद्रोह है, दंगा है, ये सब क्या है, एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है, और ये काफ़ी किसी देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक, चलिए कह रहा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है भाई, ऐसे खतरे जो क्या हो, सभी के लिए हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। कह रहा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंदर उन खतरों को शामिल किया गया है
जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक हैं। इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट। जैसे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग पता है आप लोग को, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, निर्धनता यानी गरीबी, महामारी पता है आपको अभी फैली थी कोरोना महामारी। ठीक है, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या। देखो भाई क्या होता है कि जब किसी देश में गृह युद्ध छिड़ जाए या उस देश की आर्थिक हालत ना सही हो तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, भाग भाग कर दूसरे देश में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब 1971 में जब पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर अत्याचार किया, नहीं पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे क्या किया, हमला कर दिया और उन्हें दबाने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वहाँ के लाखों लोग भाग के भारत आ गए। अब भाई देखो किसी भी देश में क्या होता है, एक सीमित जो अर्थव्यवस्था है अगर उसमें अचानक से बहुत सारे लोग आ जाएं, ठीक है, तो उस पर असर पड़ता है। क्योंकि एक देश क्या करता है, अपने लोगों के लिए सभी सुविधाएं जुटाता है, लेकिन उस सुविधाओं में, सुविधाएं तो क्या फिक्स है, लेकिन अगर उस सुविधा में लाखों लोग एक साथ आ जाएं तो क्या होता है, देश में हर सेक्टर में फर्क पड़ता है। ठीक है, और देश की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। चलिए, क्योंकि अब उन लोगों के लिए क्या है, खाना पानी कपड़ा मकान जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आती है इतनी बड़े वर्ग के लिए सब जुगाड़ करना। चलिए ठीक है, बात करेंगे। अच्छा, बढ़ती हुई जनसंख्या भी देशों के लिए क्या है, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ठीक है, आप लोग बात समझ गए। चलिए, कह रहा है बाहरी खतरों से कैसे बचा जाए, भाई ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं कैसे बचें। सैन्य शक्ति को मजबूत ना कर, जिस देश के सैन्य शक्ति ज़्यादा मजबूत होगी उसको बाहरी खतरे का क्या होगा, डर सबसे कम होगा। एग्जाम्पल के लिए बता दूँ आप लोग को, अमेरिका क्या है, बहुत पावरफुल है, उसकी सेना बहुत पावरफुल है, तो उसको बाहरी खतरों का डर नहीं होता है, कोई इसका पड़ोसी उस पर हमला नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए जरा बात कर देते हैं। एक देश के लिए उसकी सेना सबसे ज़रूरी होती है क्योंकि वह उसे उन सभी खतरों से बचाती है जो उसके आसपास के देश से हो सकते हैं। ऐसे में अपनी सेना को मजबूत रखना बाहरी खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हर देश अपने सेना पे इसीलिए सबसे अधिक खर्च करता है। क्लियर है, चलिए बात करेंगे आगे। कह शक्ति का संतुलन स्थापित करना। ठीक है, जरा बात करते हैं इसमें क्या बात चल रही है। कह शक्ति संतुलन का मतलब होता है अपने आसपास के देशों पर नजर रखना और अपनी शक्ति को हमेशा उनकी शक्ति के बराबर रखना। यानी अगर वह सैन्य रूप से आप से ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा हो तो आप खुद भी प्रयास करना है कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है ताकि दोनों देशों में हमेशा बराबर शक्तिशाली रहें और जिससे कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत ना करे। सीधी सी बात है यार, जब एक देश क्या होता है, कमज़ोर पड़ता है या उसके सैनिक कम होते हैं तो सामने देश क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो शक्ति का संतुलन है क्या होना चाहिए, बराबर रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए लोग परमाणु हथियार और बाकी तरह के हथियार बनाने में लगे रहते हैं ताकि वो बाकी लोगों को बता सकें कि भाई हम बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक होता है गठबंधन की नीति अपनाकर, इससे आप लोग थोड़ा सा परिचित भी होंगे। ठीक है, अगर भारत के अंदर रहते हो भाई और न्यूज़ से अपडेटेड रहते हो, थोड़ा सा पता होगा इसके बारे में क्या होता है। चलिए जरा, और थोड़ा भी पढ़ा है ना पीछे कभी तो पता होगा गठबंधन होता क्या है। आइए, नहीं जानते तो देख लीजिए। कह रहा है गठबंधन बनाना भी युद्ध रोकने का एक अच्छा तरीका होता है। इसके अंदर वह सभी देश जिन्हें ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के लिए क्या है, खतरा बन सकते हैं, आपस में एक गठबंधन बना लेते हैं और एक विश्वास कायम करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और सहयोग स्थापित करते हैं। मतलब क्या करते हैं, अगर हमें लगता है ना सामने वाले से कि भाई लड़ाई हो सकती है और इससे क्या होगा, हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो हम उसे दोस्ती कर लेंगे। गठबंधन का मतलब क्या है, एक साथ में बैठ के प्रस्ताव रखना और जिसमें कहना कि भाई हम आपके सपोर्टर हैं, आप हमारे सपोर्टर हो, हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, यानी मित्रता की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अगला है निशस्त्रीकरण। ये क्या होता है भाई, अच्छा जरा इसके बारे में बात करेंगे। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अपने शस्त्रों को कम करना। ठीक है, कह रहा है निशस्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शस्त्रों को कम करना। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा देश के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को खत्म करने का फैसला आता है जो भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरा हो सकते हैं।
इसमें दोनों देश अपने अपने खतरनाक हथियारों को ख़त्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, दो देश हैं, एक है पाकिस्तान, एक है भारत। अब दोनों के पास क्या है? परमाणु हथियार है। तो अब देखो यार, अगर कभी भविष्य में परमाणु का बम का इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा? आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि परमाणु हथियार कितना खतरनाक है। इससे लाखों लोग मरते हैं, ठीक है। तो हालांकि लड़ाई तो किसके बीच में हुई? देशों के बीच में हुई। तो इससे क्या हुआ? वहाँ के लाखों लोग मारे गए, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, ठीक है, और देश को इससे भारी नुकसान होता है। तो इस तरह के हथियारों का आपने सुना होगा या शायद कोई जानता हो, तो क्या होता है? युद्ध में बैन होता है परमाणु हथियार, ठीक है। और बहुत से देशों ने क्या किया है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या होता है भाई? हम अपने परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे क्या है, चाइना के पास नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, मतलब कितनी भी लड़ाई हो जाए, अगर चाइना के ऊपर कोई परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा तो चाइना भी उसके ऊपर परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। इंडिया भी क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी में है। तो इसीलिए इंडिया पहले कभी किसी के ऊपर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा। तो हम लोग जो बोलते हैं ना, क्यों ना पाकिस्तान में परमाणु बम डाली है, तो ये इतना आसान नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने ऐसा किया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है, फिर हम भी इस्तेमाल करेंगे। देखो, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है कि पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम करो तो तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं। कह रहा है अस्त्र नियंत्रण द्वारा, ये क्या होता है भाई? जरा बात करेंगे इसकी। कह रहा है अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है ऐसे खतरनाक हथियारों को बनाना, कम करना या उन पर रोक लगाना जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो। जैसे होते हैं भाई जैविक हथियार। अब भाई जैविक हथियार क्या है? आप लोगों ने सुना होगा या नहीं जानते तो जान लो। अभी जो कोरोना वायरस है, क्या है? ये एक तरह का जैविक हथियार है। जिसे बायोकेमिकल वेपन बोलते हैं, मतलब कोई वायरस बनाया और दूसरे देश में डाल दिया और उस पूरे देश की क्या होगी? अर्थव्यवस्था ही पूरी खत्म हो गई। लोग ही खत्म हो गए तो अर्थव्यवस्था कहाँ से रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के हथियारों को बनाने का क्या है, इसको रोक लगानी चाहिए, ठीक है। ऐसे हथियार जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो, ऐसे हथियारों पर लगाने पर बैन करना चाहिए। और इसमें परमाणु हथियार भी आता है। और इसीलिए परमाणु हथियार को एक संधि हुई थी, ठीक है, बड़ी कंट्रीज के बीच में द्वितीय विश्व समय, आपको पीछे पढ़ाया था, जहां परमाणु हथियार को बनाने से रोका जाना था, ठीक है। और कोई जो बना चुके हैं वो तो उनके पास रहेगा, लेकिन जो लोग नहीं बनाए थे उनको बनाने के लिए मना किया गया, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था? भारत के पास परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन भारत ने क्या किया? बाद में उसके बाद बनाया और उसकी टेस्टिंग भी की, ठीक है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखना है हमें कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे जो कि बहुत खतरनाक हैं। बताया मैंने आपको, जैसे परमाणु हथियार हो गया और बायोकेमिकल, ठीक है, यानी जैविक हथियार हो गया। इन सब के हथियारों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, कह रहे आंतरिक खतरों से कैसे बचा जाए, जरा बात करते हैं। कह रहे आंतरिक सुरक्षा के अंदर वह सभी खतरे आते हैं जो देश की सीमा के अंदर और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब क्या हो? आंतरिक मतलब जो देश के अंदर हो और देश की सीमा के अंदर सारी घटनाएं चल रही हो और उससे क्या हो? देश को नुकसान हो। जैसे सांप्रदायिक हिंसा, ठीक है, क्या है भाई? अब इसमें क्या होता है? अलगाववाद, नक्सलवाद, ठीक है, जातीय हिंसा, ये सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा, अलगाववाद मतलब देश को अलग करने की कोशिश। अभी कुछ सिख क्या कर रहे हैं? खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या है? अलगाववाद की नीति है। नक्सलवाद मतलब आतंकवादी समूह, ठीक है, एक तरह से ये हमारे देसी आतंकवादी हैं, ठीक है, नक्सलवाद को कहते हैं, क्लियर। जातीय हिंसा, ठीक है, जाति के नाम पे हिंसा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ, क्लियर। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। देखो, राजनीति क्या है? अगर किसी देश की राजनीति अगर स्थिर रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा? हिंसा कम होगी और खतरे कम आएंगे। देखिए भाई, मोदी जी क्या है, 2014 से लेकर अब तक हैं, एक तो स्टेबल है, और स्टेबल है तो क्या हुआ? इंडिया ने काफ़ी ग्रो किया है राजनीतिक स्तर पर, क्या किया है? बहुत अच्छी पकड़ हो गई है भारत की। अब भारत से कोई भिड़ने की सोचेगा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोचेगा, क्योंकि भाई जो सेंटर पे कमांड है हमारी वो बहुत स्ट्रांग है। और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो देश की कमान संभालते हैं, वो बहुत अच्छे से देश को संभाल रहे हैं, ठीक है। अगर बार बार क्या होगा कि अगर राजनीति बदलेगी तो इससे क्या होगा? इससे देश में अस्थिरता आएगी,
और जिससे क्या होगा, देश में खतरे बढ़ेंगे। क्लियर है, बात समझ गए। अच्छा, अब क्या होता है, हिंसा की घटनाएं होती हैं समय समय पर। मान लो कि आपने सुना होगा कि भाई मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दिए, ये सब भी क्या है, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, खतरे हैं। जैसे कुछ भी होता है, लोग पहुंचाते रेलवे स्टेशन पे रेलवे तोड़ने, रुक जाओ। मान लो कोई बात मनवानी हो सरकार से, तो पहुंच गए रेलवे को नुकसान पहुंचाने, तो रेलवे को नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों से। तो ये हिंसक घटनाओं से भी क्या है, हमारे देश को खतरा है। क्लियर। अच्छा, उपाय क्या है भाई, चलिए जरा उपाय की बात कर देते हैं। एक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था। मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो जो किसी के पक्ष में ना हो, मतलब निष्पक्ष हो। ठीक है, सबको समान नजरों से देखे। अगला है समान विकास, मतलब सभी वर्गों का समान विकास हो। अगला है भेदभाव की समाप्ति हो जानी चाहिए भाई, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, लड़का लड़की बराबर है, SC ST OBC जनरल सब क्या है, बराबर हैं। क्लियर। अगला है समान अधिकार, मतलब चाहे लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, सबको क्या हो, समान अधिकार दिया गया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगला है अपारंपरिक खतरों से भाई कैसे बचें, जरा इनकी बात करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो खतरे अपारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं उनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। इसी वजह से विश्व में सहयोग मूल सुरक्षा के विचारधारा पैदा हुई। मतलब ऐसी घटनाएं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या कर रहे हैं देश और दुनिया, वो क्या कर रहे हैं, सभी मिलकर नुकसान उठाने। अगर बात मैं करूं दुनिया की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो कोई एक देश नहीं कर रहा है, सभी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। तो इस मुद्दे पर सबको आपस में मिलकर बैठकर बात करनी होगी। ठीक है, और मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा। इसीलिए समय समय पर क्या होती हैं, बैठकें होती हैं जिसमें सभी देश आपस में बैठते हैं और बात करते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें कहा जाता है कि भाई आपके देश से ना कार्बन इमिशन बहुत हो रहा है, इसको कम करो। तो फिर देश क्या करता है, अपने यहाँ आता है, अपने जब देश में आता है भाई सोचता है भाई कार्बन कैसे कम किया जाए। फिर वो देखता है भाई अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें, यानी बैटरी से चलने वाली सारी गाड़ी लगा दें, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ प्रदूषण कम फैलेगा। ठीक है, यानी CO2 कम निकलेगी। क्लियर। और इसीलिए सभी देश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। और सरकार इसीलिए डिस्काउंट देती है हमें कि भैया आओ इलेक्ट्रिक खरीदो और डिस्काउंट लो, वरना सरकार पागल थोड़ी है कि भैया बाइक आप खरीदो और पैसे सरकार दे। मतलब देख रहे हो, मतलब कैसी स्ट्रेटेजी है। बाइक आप खरीद रहे हो और पैसा और गवर्नमेंट दे रही है। ये इसीलिए दे रही है ना भाई कि अगर आपने जो बाइक खरीदी, अगर आपने पेट्रोल वाली बाइक खरीदी, तो आप उसको अगर 10 साल भी यूज करते हैं, अब 15 साल भी यूज करते हैं, तो 15 साल में जो प्रदूषण फैलाएंगे आप, सरकार को ना उससे कहीं ज्यादा पैसा लग जाएगा उसको समेटने में, मतलब उसे ठीक करने में। और कई बार तो उसे ठीक कर भी नहीं पाती है। इससे अच्छा क्या भाई, पहले डिस्काउंट ले लो, समझ रहे हो। और इलेक्ट्रिक हमारे देश और सभी के लिए काफी अच्छा है क्योंकि प्रदूषण नहीं होता है। समझे बात को। चलिए, अच्छा सहयोग मूलक सुरक्षा, ये क्या होता है भाई? कह रहा है विश्व में बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जिनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करने की जरूरत है और खतरों से लड़ने के लिए इस तरीके को सहयोग मूलक सुरक्षा बोलते हैं। मतलब सभी लोग मिलकर इससे डील करते हैं, मिलकर लड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, जब विश्व में सभी देश एक साथ मिलकर खतरों से लड़ने का प्रयास करें तो वह सहयोग मूलक सुरक्षा कहलाती है। ठीक है, बात करेंगे भारत की सुरक्षा नीतियों की, यानी इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे सेना क्षमता को मजबूत करना। बात करेंगे भाई आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि भाई आज़ादी के बाद से ही भारत और उसके आसपास के देशों के रिश्तों में समस्याएं रही हैं और इसी वजह से भारत ने शुरू से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की है। और इसी वजह से भारत ने अपना परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया, जो कि असफल रहा। और पर 1998 में उसी जगह पर दूसरा परमाणु परीक्षण सफल रहा और भारत परमाणु संपन्न देश बना। क्या बना भाई? भारत परमाणु संपन्न देश बना। ठीक है, आगे बात करेंगे। कह रहे अंदरूनी समस्याएं भाई क्या है? बात करेंगे भाई भारत के अंदर अनेक अंदरूनी समस्याएं भाई बहुत सारी हैं। ठीक है, जरा देखते हैं। जैसे गरीबी है,
ठीक है, अलगाववाद है, ठीक है, नक्सलवाद है, ठीक। अगली बात करें, असमान विकास है, भ्रष्टाचार है, जिसे आप लोग करप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करना भाई क्या है, किसी चुनौती से कम नहीं। बताया था, अलगाववाद अलग करने की कोशिश करना भारत को, ठीक है, नक्सलवाद एक तरह के देसी आतंकवादी होते हैं हमारे ये, और असमान विकास मतलब हर जगह क्या है, विकास एक समान नहीं हुई है, ठीक। आगे बात करते हैं, कह रहे सामाजिक विकास और आर्थिक विकास करना। कह रहे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या है भाई, यानी यहां पर हम मेनली सामाजिक और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या है। कह रहा आर्थिक और सामाजिक विकास हर देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता तो उसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है, जिस वजह से उसे गुलाम बनने का खतरा बढ़ता है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने शुरू से ही कोशिश की है कि उसके देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, ठीक है। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत स्कीम भी चलती है, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया चाहता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी देश पर डिपेंडेंट ना हो पाए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में किसी तरह की दिक्कतें ना आए, ठीक है। चलिए, आई थिंक बात आप लोग समझे होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई हम लोग क्या करते हैं, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपोर्ट करते हैं, मतलब चाइना फ़ोन, चाइना लैपटॉप, बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ क्या है चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मेड इन इंडिया एक स्कीम लाए, यानी आत्मनिर्भर भारत। आप चाहते हैं कि भाई सब कुछ भारत में बने। हमने बहुत सारी कंपनीज को कहा भाई आप भारत में आओ, भारत में चीज़ें कंपनीज खोलो, आपको हम टैक्स में रिबेट देंगे, आपको हम जगह प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एक तो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार जनरेट हो रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है, भारत में विकास हो रहा है, भारत की निर्भरता भी कम हो रही है दूसरे देशों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाना। कह रहे आज़ादी के बाद से ही भारत विश्व में शांति स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश करता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। बताया था ना, जब वो दुनिया दो भागों में बट गई थी, दो ध्रुवों में बट गई थी, तो भारत ने क्या कहा, गुट निरपेक्ष की नीति बनाई थी, जिसमें ये उन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये है गुट निरपेक्ष की नीति, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है एशियाई एकता पर बल दिया, मतलब जो एशिया के देश हैं उनको आपस में मिलकर रहना चाहिए और सभी मुद्दों पर आपस में क्या होना चाहिए, सहायता प्रोवाइड करें, जिससे वो पूरी दुनिया के सामने अपनी एक छाप छोड़ पाए, और इससे क्या होगा, सभी कंट्रीज का फायदा होगा। अगला है उपनिवेशीकरण का विरोध किया, ठीक है। और अगला क्या है, एशियाई एकता पर जोर दिया, बताया, एक ही बात है दोनों। अगला है आतंकवाद। भाई आतंकवाद की समस्या तो आप लोग सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी है और सभी देशों के लिए क्या है, बड़ी कष्टकारी सी है। आतंकवाद क्या है भाई, जरा बात करेंगे इसके बारे में। कह रहा है आतंकवाद उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी अनुचित मांगों को पूरा कराने के लिए हिंसा का सहारा ले, ठीक है, क्लियर। जैसे बताया था आपने पीछे, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, ओसामा बिन लादेन, ये सब क्या थे, आतंकवादी थे, और इनके समूह थे जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर क्या हिंसा का सहारा लेते थे, ठीक है। अच्छा, आतंकवाद और विश्व की बात करें तो भाई क्या है कि कह रहे अफगानिस्तान संकट के दौरान अमेरिका द्वारा तालिबान और अलकायदा, ये दोनों क्या है भाई, आतंकवादी समूह हैं, को पोषित किया गया, और बाद में इन्हीं आतंकवादी संगठनों ने अमेरिका पे कई हमले किए, ठीक है। देखो भैया, वही बात है, जलते हुए आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा। तो पहले उस समय क्या था, अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया, किनको, तालिबान और अलकायदा को, और बाद में फिर ये इन्हीं पर हमला करने लगे, ठीक है। चलो, क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि 9/11 का हमला हुआ था, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था अमेरिका पर, और इसमें इसके ट्विन टावर पर क्या किए गए, प्लेन्स गिराए गए थे, ठीक है। साथ साथ विश्व में कई देशों में धर्म और जिहाद के नाम पर आतंकवादियों को पोषित किया जाता है, ठीक है। खासकर ये मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान में तो ये भर भर के होता है। चलिए जरा बात करेंगे आतंकवादी संगठनों की, बात करेंगे भाई। आइए, कह रहा एक समान विचारधारा वाले आतंकवादियों के गुट को आतंकवादी संगठन कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब,
सभी के क्या हो, सेम विचार हो। ठीक है, जरा बात करते हैं कौन कौन से हैं। कह रहे आज विश्व में अनेक आतंकवादी संगठन है सक्रिय हैं, जैसे ISI, ठीक है, तालिबान, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आदि। ये सब क्या है भाई, ग्रुप है जो आतंकवाद फैलाते हैं और दुनिया की शांति भंग करते हैं, दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। तो पूरी दुनिया इनसे निपटने की चाह रखती है और सभी देश मिलकर इस पर कई बार बातचीत भी करते हैं। मतलब सभी देश आतंकवाद को क्या करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ इसको गलत बोलते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं समय समय पर। बात करें अच्छा भारत में आतंकवाद की समस्या जरा बात करते हैं। कह रहे हैं भारत में आतंकवाद का जो स्वरूप है क्या है भाई, कई तरह से है, जरा देखते हैं। पहला है धार्मिक आतंकवाद, अगला है पंजाब और कश्मीर में, ठीक है, और पृथकवाद आतंकवाद। बताया था आपको कि ये कुछ सिख है जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं भारत को दो भाग में तोड़ने की, मतलब पंजाब वाले पार्ट को भारत से अलग करने की। तो भैया ये ना हो पाएगा तुमसे बेटा। चलो, कह रहा है पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर फैला आतंकवाद और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने की मांग को लेकर फैला आतंकवाद पृथकवाद आतंकवाद कहलाता है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और इनको पता नहीं है कि भारत एक और भारत कभी टूट नहीं सकता, ठीक है, ये सब इनके बस की बात नहीं। देख रहे हो ये क्या है, समय समय पर क्या करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं और इंडिया के बाहर ज़्यादा करते हैं लोग, जैसे कनाडा हो गया, ठीक है, यहाँ ना बहुत करते हैं। अभी न्यूज़ आई थी भी कुछ दिन, जस्ट 2-4 दिन पहले मैं देखा था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट ने कुछ कहती भी नहीं है, मतलब जो कैनेडियन गवर्नमेंट है इन्हें कुछ कहती भी नहीं है, तो ये वहाँ पे आराम से प्रोटेस्ट कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया इसे कवर करती है, तो पूरी दुनिया में हमारी इमेज खराब होती है। ये एक बड़ा कारण है कि अगर आप किसी और देश में जाकर ना किसी और देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो वहाँ वर्ल्ड मीडिया कवर करती है और जिससे किसी देश की इज्जत पे बाधा आती है, ठीक है। अगला है विदेशी आतंकवाद। कह रहा है जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद, इसका एक उदाहरण है। मैं पाकिस्तान क्या करता है, भारत के खिलाफ आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये तो जग जाहिर है, बताने की जरूरत है नहीं। कह रहा है क्षेत्रीय आतंकवाद। कह रहा है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कई ऐसे क्षेत्र में फैला नक्सलवाद क्षेत्रीय है। नक्सलवाद क्या होते हैं, मतलब ये भी तरह एक ना आतंकवाद होते हैं, बट ये आतंकवादी होते हैं मतलब देसी होते हैं, मतलब ये किसी मतलब सरकार से या किसी खास ग्रुप से क्या होते हैं मतलब सताए होते हैं और बाद में हथियार पकड़ लेते हैं और ये जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और आतंकवाद फैलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसे क्योंकि देसी है तो इसको नाम दिया गया नक्सलवाद, ठीक है। आतंकवाद का उदाहरण है यह मुख्य रूप से गरीब और आदिवासी से संबंधित होते हैं और यह जमींदारों का विरोध करते हैं। मतलब जो भारत में जमींदारी है उनका ये विरोध करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप लोग बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए जाते थे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड